अस्पतालों में पड़े शव, बाहर बिलखते परिजन और सत्संग स्थल पर बिखरे जूते और चप्पल। हाथरस भगदड़ कांड की इससे भयावह तस्वीर और क्या होगी। भोले बाबा और सूरजपाल के सत्संग में मंगलवार को मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 120 से भी ज्यादा है। अब भी 19 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। हाथरस में चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। अस्पताल में लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। कुछ अपनों के शव से लिपट करके रो रहे हैं। कोई बाबा को कोस रहा है तो कोई अपनी किस्मत को। हाथरस में हर तरफ मातम का माहौल है। पुलिस भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को पकड़ने में जुटी है, तो वहीं सीएम योगी हाथरस पहुंचे। यहां पर घायलों से अस्पताल में मुलाकात की और कुछ देर में मृतकों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। हाथरस जिले के सिकंदराव इलाके में सत्संग के दौरान हुई इस भगदड़ के मामले में एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस एफआईआर में भोले बाबा का नाम भी नहीं है। एनडीटीवी के कई रिपोर्टर्स हाथरस में कैंप कर रहे हैं। एक एक करके आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो हाथरस की त्रासदी में 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ऐसे में हम पहुंचे हैं हाथरस के ही नगला अलगर्जी गांव में, जहां की कुछ महिलाएं सत्संग में शामिल होने के लिए गई थीं। कुछ चश्मदीद भी हैं कल जो कुछ वहां हुआ। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आप सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी और तब भगदड़ वहां मची। आपने क्या देखा, क्या हो रहा था वहां पर जिसको देखकर आप डर गई? मतलब यही हो रहा था कि वहाँ पर लेट जी फिसल के गिर गई ना, तो उनके ऊपर एक के ऊपर एक गिरती गई। मतलब भीड़ कड़े इतनी कभी कोई उठाने को कोई जो कोई उठावे को मदद कर रहा, बेव गिर रहा भाई पे। तो मतलब फिर माटिया पुलिस भी आ गई। पुलिस ने माटिया मतलब इतने तक धक्का मुक्की करके नहीं, फिर वे पलंग खींच के डारी। फिर उनके ऊपर फुब्बारे चलाए के मतलब ये ने कहा तो होश में आ जामे, ने कहा तो होश में आ जामे। जी गर्मी के माँ घबराए गई, पिच गई जाते घबराए गई। फिर मतलब ऐसी भीड़ फिर माटिया फिर तो इकट्ठी और ज्यादा ही होती गई। ये बताइए कि गिरी कैसे, जब एक कोई धक्का दे रहा था, सेवादार कुछ कर रहे? सेवादार तो मदद कर रहे, सेवादार तो मदद कर रहे। एकदम रेला हुआ है, रेला के साथ ही लेडीज गिरती चली गई। उसके ऊपर सगरे आदमी जो लेडीज सब गिरती गई। कोई कहीं पाँव धर रहा है, कोई कहीं पाँव धर रहा है। और वो तो पांडाल में कुछ नहीं हुआ है। पांडाल के बाद सड़क पर अब का पता परमात्मा जाने के जाने गांव के अल्लाह पर संगत तो कोई करेगी नहीं ऐसा काम है। तो जब औरतें जब एक के ऊपर एक गिर रही थी तो कोई मदद कर रहा था कि सब पहले अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे? मदद बाद में करी है मैंने भी, बाद में करी है। जब भीड़ है तब करी है मैंने, जब मदद करी है, जब मदद करी है गांव के अल्लाह पर संगत करी है वो करी है। आपने जो देखा कल, उससे अब डर बैठ गया है क्या? आपको क्या लग रहा है जो आपने देखा? आप आंखों देख डर है वहाँ पे निरी लाश पे लाश डरी, तो हमें तो डर तो बैठा ही है कोई। हाँ डर तो लगेगा। मैंने तो ये देखा कि ऊंचा था, ऊंचे थे फिर नीचा था, बस पैर रिपट गए वहाँ पे थे और बस वहाँ पे गिरती गई और जो उठाने तो वो गिर रही, वो गिरती चली गई है। इसने देखा रेला इतना आया तो वो गिरेंगी तो है ही। पर 121 लोग वहाँ दबकर मर गए, तो ऐसे में एक के ऊपर एक क्या सब गिरती चली गई और चली गई। जब आगे वाले गिरेंगे तो पीछे वाले तो जरूर ही गिरेंगे। तो जो धक्का लगता है गिरती गई चली गई। धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? क्या आप लोग भोले बाबा के पास पहुँचना चाह रहे थे? नहीं, बाबा घर आए चले गए, चले गए बाबा अपने अपने घर आए भाज रही पंडाल में निकलने करके आए। तब रेला रिपीट नहीं है ना, बारिश पर गई तो रिपीट नहीं, तो रिपीट बैठे में जब मैं गिरूंगी ना तो मेरे पास में जरूर गिरेंगी जे। तो जब बहन जे उठाएंगी तो जरूर गिरेंगी जे। ऐसे करके बहन गिरती चली गई है और भैया गिरते चले गए। उठाए बे की मतलब कोशिश कर रहे हैं, वो ही गिर रहे हैं। तो आप भी वहाँ थी, लेकिन आप पहले निकल आई? पहले निकल आई बहन जी। हम तो हमने कछु ना देखो, तो मैं सही बताने जी। तो हम तो बाद में भाइये भसड़ का कहते हम तो सो हमने तो घर आए के सुनिए कि माँ इतने लोग मर गए ना, हमने कछु ना सुनो माँ, हम तो लेकर ही आएंगे। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हैं कि आप बच निकली, फंसी नहीं वहाँ पर? कछु मान लियो, चाहे भाई किस्मत सही चाहे कछु मान लियो, पर हम तो निकल आए पहले ही। तो मैं सही इन्होंने देखा, आप दोनों ने वो देखा वहाँ जो कुछ हुआ, आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हैं कि किस्मत ने साथ दिया आप लोगों का कि आप लोग बच निकल आए? किस्मती मानने से हम तो अपनी किस्मत ये बताइए कि आप पहली बार गई हैं, पर आगे जाएंगी सत्संग में से? भैया मैं तो कब ना जाऊंगी, मैं तो मर गई।
मैं तो पहली बार सत्संग होगा तो जा सकते हैं। आप जाएंगी सत्संग में? जा सकते हैं जब होगा तो। अभी भी हिम्मत है? चाहिए तो जाऊंगे। आप में हिम्मत नहीं है? मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो कल ही दिल टूटेगा मेरा, तो मैं तो कल ही घबरा गई भैया। मैंने कहा मैं पहले जाले तो पहली हादसा भाव है 30 साल पांडाल में हुआ नहीं है, सड़क पे हुआ है। सड़क पे हुआ है कि जब पांड अपने गांव के घुस बैठे सामने भाइयों। तो आप कह रहे हैं कि एक के ऊपर एक फिसल कर औरतें गिरती चली गईं और फिर उनके बचाने वाले भी उन पर फिसल फिसल के गिरते चले गए, जिसकी वजह से वहां पर और ज्यादा दम घुटने लगा जो नीचे लोग थे और जिसकी वजह से उनकी जान गई है। तो ये तमाम सवाल भी हैं और ये भक्ति आस्था से जुड़े वो सवाल हैं, क्या ये अंधभक्ति और एक तरह से कहें तो अंधविश्वास का ये पूरा मामला है जो अब एक तरह से कई सवाल हमारे समाज के लिए खड़ा कर रहा है। हाथरस से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। हाथरस हादसे के पीड़ितों के परिजनों ने एनडीटीवी संवाददाता सिकता देव ने उनसे बातचीत की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संकल्प, आप भी थे कल उस सत्संग में और क्या हुआ था वहाँ पर, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि आपके अपने यहाँ पर भर्ती उनका इलाज चल रहा है। जी, हम जानकारी अब तक जो मिली है वो ये है कि सत्संग खत्म होने के बाद जब लोग बाहर निकलते हैं तो बाबा के दर्शन करने के चक्कर में पीछे से एकदम भगदड़ मची। उस भगदड़ के दौरान लोग एक के ऊपर एक गिरते गए। खेत में कीचड़ थी, काफ़ी पानी भरा हुआ था। लोगों ने अलग अलग रास्ते अपनाए। जो मेन रास्ता था कुछ लोग उससे निकले, कुछ आसपास के खेतों से निकले। उस कारण जो है लोग उसमें गिरते गए और वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था, ना कोई पुलिसकर्मी और ना टाइम पे एम्बुलेंस वगैरह किसी की व्यवस्था नहीं। इतनी सारी औरतों की जान गई, बच्चे इसमें शामिल हैं, तो क्या इस सत्संग में इतनी तादाद में हमेशा से ही लोग, इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं? यस, हाँ? हर बार इतने ही लोग जाते हैं और कई लोग यह घटना भी होती है, लेकिन इस बार ज़्यादा हुई थी। इस बार ऐसा इस बार क्या हुआ होगा कि इतने सारे लोगों की जान चली गई और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं? इसकी जिम्मेदारी एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि अभी चुनाव के कारण 3 महीने से इनका सत्संग बंद था। तो अभी पहली बार 3 महीने के बाद ये पहली बार सत्संग हुआ है, तो उस चक्कर में सारी भीड़ एक साथ उमड़ी है और वहाँ पे जो है कोई भी मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं था। ना वहाँ पे पुलिस आई। पुलिस ही जब हम पहुँचे थे 1-2 घंटे हम ही लेट पहुँचे हॉस्पिटल, उसके बावजूद ही वहाँ पे कोई नहीं था, ना एम्बुलेंस थी ना कुछ। वहाँ पे सारे सब जो है ऐसे ही पड़े हुए थे, सारी डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी। वहाँ पे ना कोई देखने वाला था, केवल एक डॉक्टर और एक नर्स थी जो केयर टेक कर रही थी वहाँ पे। संकल्प वीर सिंह, आप ये बताइए कि इस सत्संग के बारे में आप लोग जानते हैं, आपके परिवार के लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं, आप लोग कहाँ के हैं और क्या आमतौर पर ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे ही आते हैं क्या सत्संग में? क्योंकि ज़्यादा जान महिलाओं की गई है इस बार। वहाँ पर सब ज़्यादातर तो महिलाएं आती हैं और बच्चे भी आते हैं उनके, और जेंट्स भी आते हैं, लेकिन वो तो खैर निकल गए थे वहाँ। लेकिन लेडीज़ों में थोड़ी वो नहीं थी ताकत से, वो दब गई सारी, इसलिए उनके ऊपर लोग चले, वो सारी दब गई। वहाँ खेत में पानी भरा हुआ था, उसमें सारे लोग दब गए, उनके दम घुटने की वजह से ख़त्म हो गए सारे। तो आप कह रहे हैं कि आपकी एक बुआ की जान चली गई इस भगदड़ में, एक का इलाज चल रहा है, लेकिन आश्रम की तरफ से, भोले बाबा के आश्रम की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। सवाल ये उठ रहा है कि बाबा के यहाँ, कि आपके मन में ये उठ रहा है कि इतनी श्रद्धा के साथ आपकी दोनों बुआ इस सत्संग में शामिल होने के लिए आई थी और ऐसे में आश्रम की तरफ से या बाबा की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा? जी, हम इस पर बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जैसी कंडीशन हुई है आज तक ऐसे पहला कभी नहीं हुआ है। पहली बार तो इतनी भीड़ ज़्यादा थी, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग थे और पहली बार इतना हुआ कि सारे लोग एक के बाद एक गिर गए। वहाँ पे ये तक हुआ कि हम जो है थोड़ा आगे खड़े हुए थे, हमें तक नहीं पता पड़ा कि वहाँ पे हुआ क्या है, किसी को कोई खबर नहीं थी। कम से कम 2 घंटे बाद पता पड़ा है लोगों को, जब उसके बाद लोगों ने अपनी तरफ से मदद की है। कुछ लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया, कुछ हमारे साथ के थे वो बाइक से ले छोड़ के आए हॉस्पिटल। फिर उसके बाद हमें जैसी कॉल आया कि तुम्हारी बुआ जी हॉस्पिटल में, फिर हम भी उनके पीछे दौड़ते हुए गए। वहाँ पर हमने तलाश की है, पूरा हॉस्पिटल चेक किया है, वहाँ पर हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग गया उन्हें ढूंढने में। वहीं हाथरस सत्संग में शामिल एक महिला उर्मिला देवी की पोती इस हादसे के बाद से ही लापता है। देखिए हमारी संवाददाता सिकता देव की एक खास रिपोर्ट। मेरे साथ एक ऐसी ही महिला है जो इस सत्संग में थी और कल से आज तक एक लंबा वक्त गुजर चुका है। उर्मिला जी हमारे साथ हैं। उर्मिला जी को अपनी पोती की तलाश है, वो अपनी पोती के साथ इस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंची थी। उर्मिला जी, आप सत्संग में थी, आपकी पोती आपके साथ थी, 16 साल की पोती, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है? कुछ पता ना चला, कोई पता ना चला, कल लेते आता
कल क्या हुआ था? वो आपके साथ थी जब ये भगदड़ मची है, जब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे? हाँ हाँ संग गई जब क्या हो रहा था वहाँ पर? पता ही ना का भयो डक्का मार है रही वैसे ही बड़दरी डाल दी जंदी जंदी के मारे और कुछ ना पता है ऐसी का भयो। तो आप भी उसमें फंस गई थी, उस धक्का मुक्की में? हाँ हाँ फंस गई, धक्का मुझी फंस गई, गिरी गई तो 2 बहनों ने उठा ली मैं। हाँ उठा ली, फिर मैं अपनी लड़की के चिंता में बात तसल्ली ना करी, मैं ढूंढ बे के चक्कर में चली गई। हाँ फिर कहीं पता ना मिला। 16 साल की पोती है आपकी, आप कह रहे हैं आप उस धक्का मुक्की में भी फंसी, आप गिरी, 2 दूसरी महिलाओं ने आपकी मदद की, आपको खड़ा कर दिया, लेकिन आपकी पोती कहीं छूट गई उस भीड़ में? बात पहले ही छूट गई, मेरे गिरने से पहले ही छूट गई, पंडाल में ही बिछड़ गई। हाँ ऐसे अरे रास मारे चले आए, धक्का मारी तो कहूँ रुक हो जाता था मैं आंधी की तरह। हाँ तो ऐसे करके बिछड़ गई। तो आपने कहाँ कहाँ उसको ढूंढा है? क्या आप इस वक्त हाथरस के इस अस्पताल में मौजूद हैं? इससे पहले आप कहाँ कहाँ गई हैं उसे ढूंढने के लिए? अबे तो हम एटाते आए हैं, एटाते और जो सिकंदरा राव के माँ में ढूंढनी हॉस्पिटल में, वो ना ढूंढी जाऊँ, पूरी रात वहीं पड़ी रही अकेली। आप अकेली बैठी रहीं, आपको कुछ जानकारी नहीं मिल पाई? कुछ बताया गया पुलिस वालों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? कुछ ना बताया, पुलिस वालों ने कुछ ना बताई, काउ ना बताई, कैसे ना कर पाई। तो इतनी परेशान हैं आप नाराजगी है आपको बाबा से या फिर आश्रम के लोगों से, सेवादारों से? गुस्से में हैं आपकी? नहीं गुस्सा तो है, पर अपनी बात को झिपरियों को मेरे संग आई तो मेरे ऊपर आक्षेप घर वालों का, घर वालों को आक्षेप आएगा तो मेरी बेटी खा कर आई थी, जय मारी मैं घर पे ना गई। तो घर वाले आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मेरी बात ही ना भाई, अब बात भी नहीं करी घर वालों से? वही ऐसे 2 एक बात भाई, लड़की की मात है। आप कह रही कि आप घर लौटेंगी तो सब आपको कहेंगे कि आप लेके गए थे और आप लेके नहीं आए वापस? हाँ जय मार में जाना ना चाह रही, इनकी मिल जाई तो जाऊंगी ना, मैं जाऊँ ना करे। हाथरस में मंगलवार को हुए इस हादसे में बाबा के भक्तों के साथ ही वहां मौजूद हेड कांस्टेबल शील मौर्य भी घायल हुए हैं। शीला मौर्य का कहना है कि उसने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच वो खुद गिर गई और लोग उनके ऊपर से निकलने लगे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। हम हाथरस के ज़िला चिकित्सालय के उस वार्ड में मौजूद हैं जहां पर सत्संग की भगदड़ में जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं यहाँ एडमिट की गई हैं जो उस सत्संग में शामिल होने के लिए गई थी, उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से ये लोग यहाँ घायल हुए हैं और ये वही वार्ड है जहाँ पर इन महिलाओं का इलाज चल रहा है। इन्हीं से मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले यहाँ निकले हैं और आप देख सकते हैं वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जो उस भगदड़ में लोगों को बचाने के लिए जुटी हुई थी, वो भी उस भगदड़ का शिकार हुई हैं और उनको भी इसी वार्ड में एडमिट कराया गया है। तो 9 लोग ऐसे हैं जो उस भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें यहाँ हाथरस के इस ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैसे ऐसे भी कई लोग हैं जो इस वक्त भी अपनों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें उन अपनों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, वो अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं इन महिला कर्मी से। आप वहाँ तैनात थी, क्या हुआ था उस दिन? हमारी ड्यूटी थी वहाँ पे सुबह 7 बजे से, तो जब उनका भोले बाबा का प्रोग्राम समाप्त हो गया उसके बाद भीड़ निकलने लगी। मेरी ड्यूटी मंच पे ही थी, मैं भी भीड़ के साथ थी। फिर उसके बाद भीड़ काफ़ी थी, महिलाएं बच्चे ज़्यादा थे, तो जब काफ़ी बाहर को निकले आए मैं रोड की तरफ, तो वहाँ एक आगे नाला सा था, तो भाई महिलाएं बच्चे गिरने लगे। मैंने उठाने की कोशिश भी करी, मैं भी गिर गई। फिर मुझे होश नहीं रहा, पता नहीं मैं किसने उठाया कैसे गिर। तो ये बताइए कि बहुत ज़्यादा महिलाएं सत्संग में शामिल होती हैं, तो क्या महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती ज़्यादा थी क्या सत्संग के लिए? हाँ, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, पर्याप्त थी, जितना थे जिले में सारा फोर्स लगा दिया था। और फिर भी भीड़ के देखे हुए फोर्स
कम ही लग रही थी। आपको लगता है कि फोर्स बढ़ा देना चाहिए था क्योंकि ये भीड़ वहाँ बढ़ रही थी? हाँ हाँ, भीड़ ज़्यादा थी, फोर्स कम था। फिर फोर्स ही नहीं, वो देखो हम अकेले क्या करते, कितनी महिलाओं को उठाते, कोशिश की जितना हो सका, पर मैं भी गिर गई वहाँ पे, मुझे भी नहीं पता चला मैं कहाँ गिरी। मेरे ऊपर से काफ़ी लोग निकले, मेरे काफ़ी चोट भी लगी पीठ। अभी आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने बताया भी। आपने घटना के बारे में उनको जानकारी दी? हाँ, घटना की जानकारी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। हाथरस जिला अस्पताल के शवगृह से हमारी संवाददाता तनुष्का दत्ता की एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे पीड़ितों के परिजन दर-दर भटकते हुए दिखाई दिए। मैं अभी एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हूँ और इसकी मॉर्चरी पर मौजूद हूँ, एटा में, जहाँ पर हाथरस के भगदड़ के बाद 27 शवों को यहाँ लाया गया था और यहाँ पर ही इन शवों की पहचान और पोस्टमार्टम हो रही थी, कल रात से हो रही थी, जहाँ पर बाकी सारे शवों की पहचान हो चुकी है और वहाँ के उनके परिवारजन ले गए हैं अपने परिवार के सदस्यों को जिनकी मृत्यु हो गई है। 6 शव अभी भी यहाँ पर बाकी हैं, यहाँ पर मौजूद है, जिसे डीप फ्रीज़र में उन्हें रख दिया गया है ताकि जब तक उनकी पहचान ना हो जाए लोग आकर के, उनके परिवारजन आकर के देख सकते हैं कि ये उनके परिवारजन है कि नहीं। ऐसे ही एक महिला के साथ मैं मौजूद हूँ अभी। नमस्ते, आप अपना नाम बताएं और आप किसे ढूंढ रही हैं? मेरा नाम उर्मिला देवी है, मेरी लड़की है, बेटी तो आपकी नातनी कितनी उम्र की है? 16 साल की। और आप उन्हें कब से ढूंढ रही हैं? कल से ही ढूंढना है। कल आप सत्संग में आए थे, कहाँ से आए हो? अतरौली थे। अतरौली से आप दोनों आए थे? हाँ। अब तक वो आपको मिली नहीं है? नहीं मिली। आप कहाँ कहाँ अब तक घूम लिए हैं? अब कहाँ जाऊँ, जहाँ बता देते हैं, अब जहाँ बताई जहाँ आए गए, जहू ना आए और वही सिकंदरे में देगी बहू ना आए और पांडाल में ढूंढी, आवाज़ लगवाई, कहीं पता ना मिला। यहाँ पर आपने शव जो है जाके देखे, पहचान की? हाँ, पहचान करी। यहाँ तो लड़की है को बताई सो ना है, वो नहीं है आपकी नातनी। अच्छा, तो अभी आप मतलब आप कब तक कब तक कहाँ और ढूंढोगे? कहाँ ढूंढूं, जहाँ बता रहे वहीं जा रहे हैं। हाँ, अब कह रहे कि हाथरस से जाओ। आपके परिवारजन और कोई? जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर समस्या केवल सिर्फ गंभीर ही नहीं है, बहुत ही दुखद भी है कि यहाँ पर एक वृद्ध महिला अपनी नथनी को ढूंढ रही है। वो 16 साल की है और वो दर बदर इधर उधर भटक रही है अपनी नथनी की तलाश में कि कहाँ पर उनकी पहचान हो जाए, उनकी नथनी की पहचान हो जाए। तो यहाँ पर हाथरस से इस स्टैम्पीड के बाद, इस भगदड़ के बाद ऐसे ही कुछ हालात है हाथरस में भी, जहाँ पर परिवारजन और लोग बहुत ही निराश और चिंतित घूम रहे हैं अपने परिवारजनों को ढूंढने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के संग तनुष्का दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हाथरस में हुई इस भगदड़ को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि अभी तक जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बाबा के नाम पर ये शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई है, और अभी तक कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। क्या उनके बच्चों के बारे में, और क्योंकि अभी तक कई ऐसी बच्चियां हैं जिनके गायब होने की जानकारी मिल रही है, जिनके बारे में कोई जानकारी अभी तक परिवार के लोगों तक नहीं पहुंची है, तो उसको लेकर के अपना बड़ा सवाल उठा हुआ है। वहीं आगे बढ़ते हैं, एनडीटीवी के रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, जहां इस रिपोर्ट में कई परतें खुलती हुई आपको दिखाई देंगी। हाथरस के फुलरई गांव में हादसे के पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें लाखों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो दरअसल इसी छत से बना हुआ था जहां पर हादसा हुआ। ये छत और ये घर महज कुछ दूरी पर है। इस घर की मालकिन से बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, कल जब घटना हुई आप लोग कहाँ थे? घर पे थे। तो ये वीडियो जो बना हुआ है यहीं का बना हुआ है? हाँ। अच्छा, तो किसने बनाया, कुछ जानकारी है आपको? नहीं। अच्छा, तो छत पे उसमें कुछ लोग थे क्या? हाँ। कौन लोग थे वो? और हम मालूम ना कौन है, कहाँ के, तो हमने देखे ना, अब नीचे हैं ऊपर हुए, अब सब लोग आ रहे हैं जब सत का साथ खत्म हुआ तो। अच्छा, तो अब मालूम है अब कौन है, कहाँ के, और जब भाग दौड़ है रही। तो आपके घर के चारों तरफ बहुत भीड़ थी क्या? हाँ, भीड़ है, बहुत ज्यादा भारी ही भीड़ तो। अच्छा। हाँ। और इस तरफ खेतों में यहाँ पर यहाँ चारों तरफ भीड़ थी? भीड़ ही, जब भीड़ ही सामने दिखाई दे रही है। जहाँ में
तो आपके घर के छत पे भी लोग आ गए थे? छत पे हुआ गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीलम। ये नीलम जी हैं जो बता रही हैं कि घर के चारों तरफ भीड़ थी और लोग छत पर आ गए थे। तो ये वीडियो जो है इसी छत का है, जिसमें आपको सामने ये जो पोल लगा हुआ है, इस वीडियो में ये पोल दिखाई दे रहा है, छोटा सा खंबा है, और आपको ये बाउंड्री पर जो जालियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, और इसके आसपास आपको दूर तक, यानी कि इस तरफ राइट में सामने जहां पर आपको ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिखाई दे रहे हैं डॉग स्क्वाड के साथ, यहाँ पर और सामने यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग भगदड़ के शिकार हुए। और इस तरफ सामने जो पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पंडाल के आसपास बड़ी संख्या में टेंट लगे हुए थे, जहाँ से लोग निकले, और उस तरफ राइट में जो बाबा भोले हैं वो वहाँ से निकले। तो जो पूरी घटना हुई वो सामने हुई, और यहीं पर महिलाएं और बच्चे भगदड़ के शिकार हो गए। तो ये वीडियो घटना के पहले का है जो यहाँ से बनाया गया है, लेकिन जो घर की मालकिन है नीलम, उनके मुताबिक उनको जानकारी नहीं है कि ये वीडियो बनाने वाला शख्स कौन है। आप देखें कि यहाँ चारों तरफ जो खाली खेत हैं वहाँ से, यानी कि जो हाईवे है उसके उस तरफ से, अपोजिट साइड से, वहाँ से लोग निकले, और यहाँ पर जो ये हाईवे है यहाँ दोनों तरफ से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग खड़े हुए थे, 2.5 लाख की यहाँ पर भीड़ थी, और यहाँ पर सड़क के दोनों ओर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। और इसके बाद जैसे ही बाबा भोले यहाँ से निकले, महिलाएं और बच्चे उनके पैरों की धूल पाने के लिए उन पर टूट पड़े, और सामने यहाँ पर कई लोग नीचे गिरे इस खेत में, और यहाँ से फिर भगदड़ हुई, और भगदड़ होते होते लोग आगे की ओर भागे, जिसमें आपको सामने ये देखिए कई सारी महिलाओं के जो सामान हैं, बैग्स हैं, चप्पल हैं, जूते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी भी डॉग स्क्वाड के साथ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो खेतों में तमाम जो सबूत हो सकते हैं उनकी खोज कर रहे हैं। तो यही नेशनल हाईवे 34 है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई, और सामने करीब 20 से 25 एकड़ में ये पूरा पंडाल लगा हुआ है, इसके दोनों तरफ टेंट लगे हुए थे, और यहाँ से ये वीडियो शूट किया गया जो घटना के ठीक पहले का है। हाथरस के फुलराई गांव से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मैनपुरी के बिछवा में जो विवादित भोले बाबा का आश्रम है उसके ठीक बाहर एनडीटीवी के संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैनपुरी के बिछवा में जो भोले बाबा का आश्रम है उसके बाहर मैं खड़ा हूं, और मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो भोले बाबा को कई सालों से जानते हैं, यानी स्थानीय पत्रकार और निवासी हैं यहाँ के। हम स्थानीय पत्रकारों से बात करेंगे। अभी भैया बता रहे थे, मुझे क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी बता रहे थे कि बाबा जी के सत्संग में मीडिया की कवरेज नहीं होती थी। जी बिल्कुल, ये साफ तौर से है कि जब बाबा जी का सत्संग कहीं होता था तो वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से बैन रहती है, और जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनको फोटो वगैरह उपलब्ध करा दी जाते हैं। अगर फोटोग्राफी किसी को लेनी है तो वहाँ जाकर ले सकता है, 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता था, उसके बाद उसको बाहर कर दिया जाता था पंडाल। तो ये आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि भाई वीडियोग्राफी क्यों नहीं आप करवाते? क्योंकि सत्संग में इतनी भीड़ और इतना उनका वो रहता है, उनके खुद सेवादार इतने लगे रहते हैं कि वहाँ किसी चीज़ का बहस करने का वो नहीं होता कि हमें तो अगर न्यूज़ कवरेज करनी है तो अपना न्यूज़ करेंगे, उसके इस चीज़ की बहस करने से कोई फायदा नहीं है वहाँ। सत्संग इन भाई साहब की जमीन पर बाबा के कई सारे हुए हैं। आप बताइए कि आपकी जमीन पर सत्संग हुआ है तो कैसे बाबा ने आपको अप्रोच किया, कैसे? नहीं, देखिए यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे हमारी जगह है। चूंकि आस्था से जुड़ा सवाल था तो हम लोगों ने मना भी नहीं किया उनको जमीन देने के लिए। किस तरीके का प्रोग्राम होता है, क्या क्या होता है? वही सत्संग नॉर्मली जिस तरीके से और जो लोग करते हैं सत्संग, जैसे कि आपने देखे होंगे और भी। अच्छा, तो उनकी सत्संग में व्यवस्थाएं रहती हैं? व्यवस्थाएं उनके खुद के लोग होते हैं, उनका निजी स्टाफ होता है। हाँ। उनके जो सेवादार है, सुरक्षा भी उनकी खुद की होती है। आपने देखे जब उनका काफिला चलता है, उनके काफिले के आगे कम से कम 25 से 30 बाइकें होती हैं। अच्छा, ये बाबा के पास में आप लोग तो 8-10 साल से 12 साल से देख रहे होंगे, कैसे इतना पैसा कहाँ से आया आखिर बाबा के? देखिए, अब ये तो एक अलग चीज है, पता नहीं पैसा कैसे आया। आप देखो पैसा, आपको पता चल जाएगा पैसा कहाँ से आया है। हाँ। ये देखिए ना, ये पूरा लिस्ट लगी हुई है। जिस आश्रम पे आप अभी यहाँ खड़े हुए हैं, इसके बाहर एक लिस्ट लगी हुई है। इसको अगर मैं लंबा जोड़ रहा हूँ, करीबन 5 करोड़ रुपए तो ये सामने दिख रहा है आपको। इसमें जो सब जितने लोगों ने चंदा दिया है, इसमें कम से कम 50 लोगों को मैं जानता हूँ। इनके पास खाने के बांधे पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें देखो 1 लाख, 1.5 लाख, 60,000, 80,000 ये चंदा दिए हुए हैं इसमें। अच्छा। हाँ, मतलब
यहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से आ रहा है ये? बाबा जी की अगर बात की जाए तो अभी लगभग 10-12 साल का समय हुआ होगा और उसके बाद से इन्होंने अपना प्रवचन चालू किया। अगर इनकी पूरा अगर इतिहास की बात करें तो ये पहले हेड कांस्टेबल भी इटावा में रह चुके और लगभग 28 साल वर्ष इन्होंने सर्विस भी की। उसके बाद में जानकारी के अनुसार जिस तरीके से सुनने में आया है कि इन पर एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद से इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और ये प्रवचन चालू उन्होंने कर दिए और देखते ही देखते इतना फेमस हो गए। अच्छा, बाबा के परिवार में के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों तक? बच्चे शायद एटा के रहने वाले हैं, ये सुनने में आया कि एटा के रहने वाले वहीं उनका परिवार वगैरह है। और ज़्यादातर आप देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट लगी हुई है भारी मात्रा में और चंदा देने वालों की। अब इसके बारे में आपको ये आप देखिए, ये स्थानीय लोग और पत्रकारों ने बाबा के बारे में जानकारी दी। हालांकि मैं इस जानकारी को कोई ऐसा सिद्ध नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने केवल इनसे पूछा है और इन्होंने बाबा के बारे में जो जानकारी थी वो हम तक पहुंचाई है।